औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू एमसीक्यूज हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गेस्ट पेपर फिजिक्स एमसीक्यूज 2023 एसएससी पार्ट 2। तो ये इसमें मैंने बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं बिकॉज उनको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कुछ स्कूल्स में पढ़ाई गई है लेकिन पेपर नेशनल बुक फाउंडेशन से आएगा। तो मैंने इस टेस्ट में कोशिश किया, मैंने वो क्वेश्चंस ऐड किए जो दोनों बुक्स में सेम है या क्लोजली रिलेटेड है या फिर इंपॉर्टेंट जो है। इंपॉर्टेंट भी इनमें बहुत से क्वेश्चंस है बिकॉज जो देखें बच्चों जो दोनों बुक्स में कॉमन है वो तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। तो आप लोग मेरे साथ ये टेस्ट सॉल्व करें, इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो इसी में से आएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज पे हम मूव करते हैं। If a capacitor stores charge of 10 coulomb when potential difference of 5 volt is applied, what will be the charge on capacitor of 20 volts are applied on it? तो इसमें सबसे पहले आप कहेंगे कैपेसिटेंस 1 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस 2 विच इज C1 इज इक्वल टू C2 आप करेंगे। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय V1, C2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय V2। अब आपके पास जो 10 कूलम है ये हो जाएगी Q1, जो है 5 वोल्ट वो हो जाएगी V1, जो 20 वोल्ट है वो आपके पास हो जाएगी V2, और जो Q2 है इसकी जगह पे आप सिर्फ Q2 ही लिख दें। उसके बाद जब आप इन्हें इक्वल करेंगे C1 और C2 में तो आप करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय 20। अब इसके बाद आप इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज द 40 कूलम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। So moving on to the next MCQs. Which of the following is touched with the disc of charged electroscope but gold leaves of electroscope do not collapse? अब इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स कब कोलैप्स नहीं करते? इलेक्ट्रोस्कोप के साथ जब आप किसी इंसुलेटर को टच करते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप के जो गोल्ड लीव्स हैं वो आपस में कोलैप्स नहीं करते। अब अगर आप देखें स्टील रॉड, तो ये स्टील जो है आपके पास ये मेटल है, मेटल अगर टच करेंगे तो गोल्ड लीव्स जो है वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे क्योंकि चार्ज उनमें से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब जो स्टील रॉड है वो आपके पास मेटल है तो ये ऑप्शन आपका स्किप हो गया। कॉपर रॉड जो है, कॉपर भी आपके पास मेटल है, और जो ग्रेफाइट रॉड है ग्रेफाइट भी आपके पास मेटल है। अब जो ऑप्शन आपके पास बाकी रह जाते हैं वो है पेपर रॉड। पेपर क्या है आपके पास? इंसुलेटर है, तो पेपर रॉड को जब टच करेंगे तो गोल्ड लीफ के साथ कोलैप्स नहीं करेंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज। अब फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है आपके पास F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2। अगर आप 20 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, लिखा हुआ है कन्वेक्स मिरर। जब कन्वेक्स मिरर की बात होगी तो कन्वेक्स मिरर में बच्चों ये डाइवर्जिंग मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ और जो होता है इमेज डिस्टेंस दोनों आपके पास हमेशा नेगेटिव में आते हैं। अगर आप 10 सेंटीमीटर करेंगे आपने तो अपनी तरफ से सही किया लेकिन वो गलत हो जाएगा बिकॉज फोकल लेंथ हमेशा कन्वेक्स मिरर की नेगेटिव होती है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा आपके पास -10 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपके पास वो होगा 60 डिग्री का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब बच्चों लाइट की जब रिफ्रैक्शन होती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, स्पीड जो है उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है और जो उसकी वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाती है। अब क्या चीज जो चेंज नहीं होती वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है आपके पास। साउंड ट्रेवल फास्टर इन। अब ऑप्शन है आपके पास रबर, स्टील, वाटर और रबर, एयर, वाटर और स्टील। तो ऑप्शन जो है इसका स्टील करेक्ट है। स्टील क्यों करेक्ट है? रबर भी करेक्ट हो सकता था, दोनों सॉलिड है, लेकिन स्टील जो है वो उसमें एटम ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं क्योंकि ये मेटल है। रबर जो है वो इंसुलेटर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज डबल, इट्स स्पीड विल। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इन एयर डबल हो जाएगी तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? V इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले रिलेशन से आप निकालेंगे। तो यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी उन्होंने डबल की है, इन एयर इज डबल, तो V इज इक्वल टू एफ लेमडा हो गया उसका स्पीड का, और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो आपके पास जो है स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी, बिकम्स डबल। नेक्स्ट है आपके पास
इंटेंसिटी ऑफ थ्रेश होल्ड ऑफ पेन, ये इतनी बात लिखी है, लेकिन उन्होंने आपको ब्रैकेट में आगे एक हिंट भी दिया है, लाउडेस्ट ऑडिबल साउंड विदाउट पेन टू ईयर्स। अब साउंड जो है आपके पास वो लाउडेस्ट है, लेकिन वो आपके कानों को पेन नहीं देगी। अब याद करें अपने उस कंसेप्ट को, जब आपकी और जो इंटेंसिटी रेंज है वो क्या है, जो आप ह्यूमन ईयर जिसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इससे ऊपर लिखा हुआ है कि जो इंटेंसिटी होगी जिस साउंड वेव की वो आपके कानों के लिए पेनफुल होगी। तो जो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे लाउडनेस जो है इस साउंड की वो मैक्सिमम है, लेकिन वो आपके कानों को पेनफुल नहीं है। तो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर करेक्ट है, लेकिन आप इसे थ्रेश होल्ड पेन की मैं आपको एक बात इसकी वैल्यू मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके पास कि आप बताएं लाउड साउंड इंटेंसिटी लेवल उसका कितना है, या आप उसकी इंटेंसिटी सिंपल कैलकुलेट करते हैं। इंटेंसिटी लेवल इसका 90 डेसिबल आता है वैसे, तो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जो थ्रेश होल्ड पेन है बच्चों, उसकी उसकी इंटेंसिटी आपके पास क्या है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, जो कि आप लोगों को मतलब क्या उसका नाम है, जो सबसे कम इसकी वो होती है इंटेंसिटी। तो अब लेकिन यहाँ पे इन्होंने साथ आपको ये भी हिंट दिया हुआ है कि वो लाउडेस्ट ऑडिबल साउंड है, लेकिन उसमें पेन नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने लाउडेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया, इस वजह से हम 1 वाट पर मीटर स्क्वायर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, फोर्स इफ फोर्स इज इक्वल टू 0.08 न्यूटन और x, यहाँ पे x आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k को फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, k इज इक्वल टू f ओवर x। एफ उन्होंने आप लोगों को गिवन की है 0.08 न्यूटन, लेकिन जो एक्स है आपके पास वो है 4 सेंटीमीटर। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वरना अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आंसर गलत होगा। और यहाँ पे यूनिट्स भी आप लोग देख सकते हैं सबकी न्यूटन पर मीटर, किसी में भी न्यूटन पर सेंटीमीटर नहीं है। तो जब आप 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। जब 0.08 को आप 0.04 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2 न्यूटन पर मीटर, विच इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके पास, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैक्यूम के अंदर क्या चीज सेम होगी, स्पीड। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। 360 waves are passing through a point in a river in 1 hour. Time period of the wave is, अब अगर याद करें तो आप लोगों की जो पिछली बुक है, पुरानी बुक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके अंदर एक इससे मिलता जुलता न्यूमेरिकल है, जो कि एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। तो उसमें आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी, लेकिन यहाँ पे अब आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अब टाइम पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो जो उन्होंने आपको 1 आवर का टाइम दिया हुआ है, अब जो 1 आवर होता है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं। जब 60 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3600 सेकंड्स। जब 3600 सेकंड्स आ जाएगा तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। टाइम आपके पास आ गया 3600 सेकेंड। अब इसे जब आप डिवाइड करेंगे 360 से तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आपका आएगा 10। तो ठीक है, 10 सेकंड्स आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। लेकिन जो पुरानी बुक है उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी का काम है। जब अगर यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को आ जाए तो आप तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करके भी सिंपली फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से भी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो आप इसी फॉर्मूले को इसका इनवर्स ले लें। तो उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम जो आपके पास होगा उससे आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें टाइम कैलकुलेट करने का कहा था। ओके, जो अब लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वो है the expression for radius of curvature of spherical mirror and focal length is। अब एक्सप्रेशन क्या होगा फोकल लेंथ और मिरर रेडियस ऑफ कन्वेचर के साथ। तो ये आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ के साथ रेडियस ऑफ कन्वेचर का रिलेशन ये है, f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आने वाले पेपर्स में आप लोगों के लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। अल्लाह हाफिज।